बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ट्रॉमा बर्न्स। हम बर्न्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अच्छी बात, नथिंग बर्न्स लाइक अ कोल्ड। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कमेंट्स में बताना है। बर्न का मतलब क्या होता है? बर्न का मतलब है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। बच्चों के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द बर्न्स होती है वो स्कार्स होते हैं, अडल्ट में फ्लेम बर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। अब बर्न्स 2 टाइप का होता है, थर्मल, नॉन थर्मल। नॉन थर्मल में आपका इलेक्ट्रिकल, केमिकल, रेडिएशन, यहाँ तक कि कोल्ड इंजरीज़ भी आ जाती है, फ्रोस्ट बाइट, ट्रेंच फुट ये भी आ जाती होती है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी और बर्न्स पे आ जाते हैं। बर्न्स की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? नंबर 1 इंजरी टू द रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है या एयरवे इंजरी है। अगर सुप्राग्लॉटिक एयरवे की इंजरी हुई है, यानी अगर इनहेल्ड हॉट गैसेज़ है, तो उसकी वजह से सुप्राग्लॉटिक लारिंजियल एडिमा आपको देखने को मिलेगा, जो कि एयरवे को ब्लॉकेट कर देगा। ओके? और अगर इनहेल्ड स्टीम है, अगर स्टीम ली है, स्टीम ज़्यादा अंदर तक चली जाती होती है, तो क्योंकि ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब करती होती है और वो क्या करवा देती है, रिस्पिरेटरी एपिथेलियम की स्लफिंग करा देती है, कास्ट को प्रोड्यूस कर देती है। ओके? तो सबग्लॉटिक स्टेनोसिस करवा देती है। मेटाबॉलिक पॉइज़निंग में हाइड्रोजन साइनाइड की पॉइज़निंग होगी, जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देगी। कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि मेटाबॉलिक पॉइज़निंग कराती है। कहते हैं कि अगर 10% से ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो आपने हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देनी है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है 24 घंटों के लिए। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 60% से ज़्यादा हो गया, तो डेथ हो सकती है। ओके? अब आपने कब सस्पेक्ट करना है मेटाबॉलिक पॉइज़निंग को या कार्बन मोनोऑक्साइड वाली पॉइज़निंग को? अगर कोई बंदा इनक्लोज़्ड स्पेस में, यानी हिस्ट्री ऑफ फायर है इनक्लोज़्ड स्पेस के अंदर और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शसनेस है, सर में दर्द हो रहा है, बेहोश हो गया है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइज़निंग होती है। कैसे डायग्नोज़ करते हैं? हिस्ट्री से और कन्फर्म कैसे करते हैं? एबीजी से करते हैं। क्या मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑक्सीजन आपने देनी होती है। ओके? तो इनहेल्ड हॉट गैसेज़ है। ओके? इनहेल्ड हॉट गैसेज़ से क्या हो गया? सुप्राग्लॉटिक एडिमा हो गया। ओके? दूसरी तरफ स्टीम से क्या हुआ? स्टीम से सबग्लॉटिक स्टेनोसिस हो गया। हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इनसे क्या हो गया? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शसनेस हो गया। इन्हेलेशनल इंजरी, जो कि स्मोक पार्टिकल से होती है। स्मोक पार्टिकल से केमिकल निमोनाइटिस हो जाएगा और बैक्टीरियल निमोनिया, जो कि रिस्पिरेटरी फेल्योर करवा देगा। अब कैसे पता लगेगा कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में बर्न्स हुआ है या एयरवे की इंजरी हो गई है? नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ बीइंग ट्रैप होगी बर्निंग स्पेस के अंदर, बर्निंग रूम में ट्रैप होगा। नंबर 2 हेड एंड नेक का हेड एंड नेक का बर्न्स होगा, बर्न्स अराउंड फेस एंड नेक होगा, बाल जल चुके होंगे, वॉइस में चेंज होगा, स्ट्राइटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एयरवे इंजरी बताएगा। दूसरा इन्फ्लेमेशन एंड सर्कुलेशन चेंजेस देखने को मिलती है। बर्न्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, वास्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से जो पोर्टल होता है सॉल्यूट और प्रोटीन, ये इंट्रासेल्युलर स्पेस से एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस के अंदर आ जाते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपको 36 आवर्स में आपको देखने को मिलता होता है, लेकिन इसमें आरबीसी इंक्लूड नहीं होते और जितना फ्लूइड लॉस होगा वो इन्वॉल्व करेगा, डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर। ओके, ठीक हो गया। अगर सरफेस एरिया 10 से लेकर 15 परसेंट का होगा तो सर्कुलेटरी शॉक होगा और 25 से ज़्यादा हो गया तो फ्लूइड लॉस हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अवे फ्रॉम द बर्न इंजरी, तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट्स को रट्टा मार लेना है। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होगा? बर्न्स की वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, फंजाई की इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाती होती है। इंटेस्टाइन पे क्या होगा? इंटेस्टाइन पे क्या होगा? इंटेस्टाइन पे माइक्रोवास्कुलर डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से शॉक होगा, शॉक की वजह से गट का इस्कीमिया होगा, गट की इस्कीमिया की वजह से गट की मोटिलिटी कम हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन पावर खत्म हो जाती है और जो गट के बैक्टीरिया है उनका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, जो कि इन्फेक्शन करवा देंगे, सेप्सिस करवा देंगे। इसके अलावा एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा, जो कि गट म्यूकोजल स्वेलिंग की वजह से होता है, गैस्ट्रिक स्टेसिस या पेरिटोनियल एडिमा की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये डायफ्राम को स्प्लिंट्स कर देगा और एयरवे प्रेशर को बढ़ा देगा, यानी आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा रेस्पिरेशन के लिए, डिस्निया वगैरह हो जाएगा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स पे आ जाते हैं। बर्न्स आगे आपको पता है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री होते हैं। ओके, जो फर्स्ट डिग्री होता है वो एपिडर्मिस का होता है, सेकंड डिग्री ओके, जो कि पार्शियल थिकनेस का होता है। पार्शियल थिकनेस को हम सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड कर देते हैं और तीसरा आ जाएगा थर्ड वाला, फुल थिकनेस वाला। हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न्स। ओके, जो सुपरफिशियल पार्शियल बर्न्स होते हैं ये एपिडर्मिस और पैपिलरी डर्मिस को इन्वॉल्व करते हैं। डीप पार्शियल वाले ये एपिडर्मिस और रेटिकुलर डर्मिस को इन्वॉल्व करते हैं। क्लिनिकली एपिडर्मिस उड़ जाती है। फुल थिकनेस वाले होल डर्मिस को इन्वॉल्व करते हैं। ओके, सुपरफिशियल पार्ट के अंदर सुपरफिशियल पार्शियल में क्या होगा? सुपरफिशियल में पिंक और मॉइस्ट डर्मिस देखने को मिलता है। ओके, डीप के अंदर क्या होता है? मॉइस्ट नहीं होता डर्मिस। ओके, जबकि जो फुल थिकनेस था उसमें क्या पेरेंट कैसे देखने को मिलती है? पूरा का पूरा डर्मिस उड़ जाता है, तो वो हार्ड लेदरी फील आपको देखने को मिलता है। कैपिलरी रिटर्न पे आ जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो सुपरफिशियल वाले में क्या होगा? कैपिलरी विजिबल होती है व्हेन ब्लांच है और कैपिलरी स्टेनिंग नहीं होती, यानी ब्लांचेबल होगी विद प्रेशर और स्टेनिंग नहीं होती कैपिलरीज की। डीप के अंदर कैपिलरी ब्लांच नहीं होती प्रेशर के साथ और कैपिलरी स्टेनिंग देखने को मिलती है। थर्ड के अंदर क्या होता है? कैपिलरी होती नहीं है, एब्सेंट होती है। ओके, इसके बाद सेंसेशंस पे आ जाते हैं। सुपरफिशियल वाले में सेंसेशन नॉर्मल आपको देखने को मिलती है, सुपरफिशियल में ब्लिस्टर भी आपको देखने को मिलते हैं, डीप में आपको सेंसेशन रिड्यूस देखने को मिलती है और लास्ट में क्या होगा? लाइक हम शार्प को ब्लंट प्रेशर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और जो फुल थिकनेस में क्या होगा? सेंसेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती होती है। ओके, सुपरफिशियल में सर्जरी नहीं करनी होती, खुद ब खुद 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ओके,
डीप वाले में सर्जरी करनी पड़ती है और हील होता है मोर देन 3 वीक्स, ओके, विद हाइपरट्रोफी स्कारिंग हो जाती है। ओके, अब एरियाज़ ऑफ बर्न्स आ जाते हैं। अब बर्न्स के अंदर सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए अगर छोटे-मोटे बर्न्स हैं तो आपने ये रट्टा मारना है कि एक पेशेंट का जो हैंड होता है इतना, वो 1% के बराबर होता है। इसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है, ओके, सही है। अप्रॉक्सिमेशन के लिए हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं वेलस रूल ऑफ 9 कि कितना आपने फ्लूइड देना है, ओके, सही हो गया। बाकी हम ये भी रख सकते हैं कि जो पेशेंट का पूरा हैंड है, पाम और डिजिट, वो 1% टोटल बॉडी सरफेस एरिया के बराबर है और पूरी बॉडी को 9 के मल्टीपल पे डिवाइड किया होता है, ठीक हो गया, ओके, सही है, तो आप ये देख लेना। दूसरा जो एक्यूरेट होता है वो इसका नाम है लैंड एंड ब्रॉडर चार्ट, ये आपने रट्टा मार लेना है, ओके, ब्रॉडर चार्ट। इसका नाम याद रख लेना, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, इसके बाद है कि कहते हैं कि जो ह्यूमन स्किन है वो टेम्परेचर और टाइम डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हॉट वाटर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया है, अगर 7 सेकंड तक दिया दिया है तो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होगा, 15 सेकंड तक दिया तो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होगा और 45 सेकंड तक दिया तो फुल थिकनेस बर्न्स आपको देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स। तो बर्न्स की मैनेजमेंट को आपने 2 में डिवाइड करना होता है। ओके, वैसे 3 में डिवाइड करना है। प्री हॉस्पिटल केयर, फ्लूइड रिससिटेशन आ जाती है। फ्लूइड रिससिटेशन में जो आपने पहले सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है वेलस रूल ऑफ 9 से, फिर आपने पार्कलैंड फार्मूला आपने अप्लाई करना होता है। ओके, तो पहले प्री हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने पहले जो बचाने वाला है उसको अपनी सेफ्टी पहले देखनी चाहिए। इंश्योर रेस्क्यू और सेफ्टी। नंबर 2, स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। कैसे करना है, स्टॉप, ड्रॉप, रोल, स्टॉप, ड्रॉप, रोल। फिर इसके अलावा आपने एटीएलएस गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ए, बी, सी, डी, ई है। फिर आपने बर्न वुंड को कूल करना होता है, ठीक हो गया, तो ओके, आपने कूल करना है क्योंकि जब ठंडा करोगे ना तो एनाल्जेसिया होगा और जो माइक्रोवास्कुलर डैमेज है वो रुक जाता है। तो आपने कूल करना है 10 मिनट तक और जो टेम्परेचर होगा वो 8 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, एवरेज होगा 15, 15 पे आपने ठंडा करना है, ओके। ऑक्सीजन देनी होती है, फिर पेशेंट को एलिवेट करना होता है, ओके। स्पेसिफिकली अगर हम किसी का एयरवे बर्न हो गया, सिटिंग करेंगे तो वो लाइफ सेविंग हो सकती है। अगर लिम्स की एलिवेशन करेंगे तो लिम्स की स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट भी कम देखने को मिलता है। तो क्या किया था, रेस्क्यू और सेफ्टी को देखना होता है, बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करना है, स्टॉप, ड्रॉप, रोल है, ओके। दूसरी इंजरीज को चेक करना है आपने एटीएलएस गाइडलाइन से, कूल करना है बर्न की स्किन को, ऑक्सीजनेशन देनी होती है और पेशेंट को एलिवेट करना होता है। हॉस्पिटल केयर के अंदर क्या होता है, वो ए बी सी डी ई, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, ओके, एक्सपोजर वगैरह आ जाता होता है। और अगर एयरवे की इंजरी है, कैसे पता लगेगा कि आपके एयरवे की इंजरी है, तो आपने रट्टा मार लेना है कि अगर कोई बंदा ट्रैप हो गया है इन अ बर्निंग रूम जिसमें स्मोक या हॉट गैसेस थे। नंबर 2, बर्न्स अराउंड द फेस और नेक है, ओके, बर्न्स पैलेट पे और नेज़ल म्यूकोसा पे है या नाक के सारे बाल जल गए हैं, ओके, या डीप बर्न्स है अराउंड द माउथ एंड नेक। ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल साइन होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके। तो आगे एयरवे को कैसे मैनेज कर लोगे? अर्ली एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन आपने इंसर्ट करनी होती है, ओके, एंडोट्रैकियल ट्यूब आपने देनी होती है, ओके, ठीक हो गया। और अगर लैरिंजियल एडिमा डेवलप हो गया जो कि 4 से लेकर 24 घंटों में होता है, तो आपने इमरजेंसी क्रिकोथैराटॉटमी आपने करनी होती है। और बर्न सेंटर में कब शिफ्ट करना है? जब एयरवे की इंजरी देखने को मिलेगी, ओके, द पेशेंट अनकॉन्शियस आपको देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम ऑफ एज है, ओके, एनी बर्न जिसमें आपको फ्लूइड रिससिटेशन सर्जरी की ज़रूरत है, या बर्न्स हैंड, फेस, फीट यानी जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो उनको इन्वॉल्व कर रहा है। अडल्ट में 10% और बच्चों में 10% और अडल्ट में 15%, क्योंकि इन्हीं 2% पे आप क्या देते हैं, फ्लूइड रिससिटेशन आप करते होते हैं। आपने ये करना होता है फ्लूइड रिससिटेशन वगैरह। या अगर नॉन एक्सीडेंटल इंजरी है, एक्सट्रीम ऑफ एज है, मतलब बूढ़ा या बच्चों में देखने को मिल रहा है, या ट्रॉमा या इलेक्ट्रिकल केमिकल बर्न्स है, तो क्या-क्या इंडिकेशन होती है बर्न सेंटर का भेजोगे जब एयरवे की इंजरी होगी, ओके, जब फ्लूइड रिससिटेशन है। फिर फ्लूइड रिससिटेशन में रट्टा मार लेना कि चिल्ड्रन में 10% होता है, अडल्ट में 15% से ज़्यादा होता है, फ्लूइड देते होते हैं। कौन सा फ्लूइड देते हैं, रिंकल लैक्टेट आप देते होते हैं। इसके अलावा अगर आपने सर्जरी करनी है, हैंड, फीट, फेस को इन्वॉल्वमेंट है, या नॉन एक्सीडेंटल या एक्सट्रीम ऑफ एज को इन्वॉल्व कर रहा है, या केमिकल या इलेक्ट्रिकल बर्न्स होते हैं। अब फ्लूइड रिससिटेशन है, फ्लूइड रिससिटेशन कौन सा फ्लूइड देते होते हैं, हम रिंगल लैक्टेट देते होते हैं। अगर ओरल फ्लूइड्स आपने देना होता है तो आप साल्ट ऐड करोगे टू प्रिवेंट हाइपोनेट्रीमिया एंड वाटर इंटॉक्सिकेशन है। और कितना फ्लूइड आपने देना होता है उसका फार्मूला होता है, पार्कलैंड फार्मूला होता है, ओके, पार्कलैंड फार्मूला। तो ये आपने 24 घंटों में कितना फ्लूइड देना होता है, जो 24 घंटे में फ्लूइड देना होता है उसका जो आधा है वो आपने फर्स्ट 8 आवर्स में देना होता है और अगला जो आधा होता है वो आपने अगले 16 घंटों में देना होता है। बच्चों के अंदर आपने मेंटेनेंस फ्लूइड भी आपने देना होता है जो कि डेक्स्ट्रोसलाइन होता है। अब रट्टा मार लेना कि आपको पहले फर्स्ट 10 केजी है तो आपने अगले 24 घंटों में आपने 100 एमएल पर केजी देना होता है। अगर ठीक हो गया, और अगले 10 केजी के लिए 50 और उससे अगले 10 केजी के लिए क्या होगा, ओके, 20 एमएल पर केजी आपने रट्टा मार लेना है। कौन सा फ्लूइड देते हैं, क्रिस्टलाइट्स देते हैं, रिंगल एक्टेड या हार्टमैन है, रिंगल एक्टेड ज़्यादा इस्तेमाल करता होते हैं, ओके, बाकी कोलॉइड्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हाइपरटोनिक सलाइन होता है। हाइपरटोनिक सलाइन क्या करता है, हाइपरनाट्रीमिया क्रिएट कर देगा, दैट इज़ व्हाई ये टिश्यू की एडिमा को प्रिवेंट कर देगा कि जो पानी है ना एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाएगा, ओके, ठीक हो गया, सॉरी, इनकी मूवमेंट को रिड्यूस कर देगा, ओके, और स्क्लेरोटमीज और इंट्यूबेशन की चांसेस को भी कम कर देगा, ओके, टिश्यू की एडिमा, स्क्लेरोटमी और ईटीटी 3A को कम कर देता है, ओके, किन किन ए को, एडिमा को,
एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन को, स्क्लेरोटमी को, जो कोलाइड्स में आप ह्यूमन एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन आप इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, पहले 12 घंटों के बाद आपने देना होता है। ओके, इससे पहले अगर दोगे ना तो जो मैसिव फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, ओके, तो प्रोटीन को सेल से लीक करवा देगा। ओके, ठीक हो गया। अ, ओके, क्योंकि अगर इससे पहले दिया तो वो जो आईवी फ्लूइड्स थे वो प्रोटीन को बाहर लीक करवा देंगे, और उसके लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है म्यूर एंड बर्कले फार्मूला। म्यूर एंड बर्कले फार्मूला, कितना कोलाइड आपने देना होता है कि जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है उसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको बल्कि 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसका एक पोर्शन आ जाएगा। फिर 4/4/4 इस तरह से दे सकते हो, या 6/6 या 12 r इस तरह से आप दे सकते होते हैं। क्लियर? ओके, और 1 पोर्शन आपने ईच पीरियड में देना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। मॉनिटरिंग ऑफ रिससिटेशन। ओके, अब रिससिटेशन को मॉनिटर करने के लिए अपने यूरिन आउटपुट को देखना होता है। यूरिन आउटपुट आपने 0.5 से लेकर 1 तक आपने रखना होता है, और यूरिन आउटपुट अगर 2 ml से बढ़ जाती है तो आपने इन्फ्यूजन रेट को कम कर देना है। बाकी टिश्यू परफ्यूजन को देखने के लिए आप क्या करा सकते हो, ईबीजीज करा सकते हो, हेमाटोक्रिट है, ट्रांसएसोफेजियल अल्ट्रासाउंड है, सीवीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट द बर्न वुंड। अब बर्न वुंड को कैसे ठीक करना होता है, अभी हम तो मैनेजमेंट पढ़ी है। अब बर्न वुंड को कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, सबसे पहले स्क्लेरोटमी। अगर फुल थिकनेस सर्कमफेरेंशियल बर्न हो गया है लिम्स का, चेस्ट का, तो आपने स्क्लेरोटमी करनी होती है। ओके, मिड एक्सियल लाइन के अंदर आपने करनी होती है। क्लियर? सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना। अब क्या होगा, ये एस्फिक्सिया को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि अगर सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स हो गया है चेस्ट का तो एस्फिक्सिया हो सकता है, या लिम्स का हो तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, तो वो इनको प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा ब्लड लॉस, लेकिन ये ब्लड लॉस काफ़ी सारा करवा सकता है, दैट इज़ वाई आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। जनरल रूल क्या होगा, ओके, ठीक हो गया। जो डीप बर्न है आपने इंसिजन को एक्सटेंड करना है, इंसिजन को एक्सटेंड करना है बियॉन्ड द डीप बर्न है। अब अपर लिम्ब में मिड एक्सियल, लोअर लिम्ब में भी मिड एक्सियल है, लेकिन ये बात रट्टा मार लेना, अपर लिम्ब में एंटीरियर टू द एल्बो है, लोअर लिम्ब में पोस्टीरियर टू द एंकल है, मीडियली। ओके, क्यों? अपर लिम्ब में ऐसा होगा एंटीरियर टू द एल्बो, एएम को रट्टा मार लेना, और लोअर लिम्ब में पीएम होगा। ओके, सही है। तो यानी सुबह एएम के काम ज़्यादा होते हैं, अपर लिम्ब के काम ज़्यादा होते हैं, और पीएम को लोअर लिम्ब के काम ज़्यादा होते हैं। अपर लिम्ब में अल्नर नर्व होते हैं, लोअर लिम्ब में सैप्टस नर्व होती है, आपने इसको बचाना होता है। हैंड में मिड लाइन देना होता है द डिजिट्स, और चेस्ट में आपने डाउन द चेस्ट लैटरल टू द निपल्स, ओके, एट द लेवल ऑफ ज़ीफी स्टर्नम। ओके, सही हो गया। ओके, ये आपने रट्टा मार लेना है। एक तो हमने पढ़ लिया, ओके, स्क्लेरोटमी पढ़ लिया। अब है टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ डीप बर्न्स, जो फुल थिकनेस होते हैं, ओके, फुल थिकनेस वाले, ओके, जो फुल थिकनेस बर्न्स थे जो 3 वाले थे, और कंटामिनेटेड बर्न्स थे, इसमें 4 तरह की ड्रेसिंग आपने करनी होती है। ओके, एक तो आपका सिल्वर सल्फर डियाज़िन क्रीम आ जाएगा जो कि 1% होती है, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट क्रीम है जो कि सॉल्यूशन होता है 0.5 का होता है, मैफिनाइट एसीटेट क्रीम, एसिडियम नाइट्रेट। ओके, कौन-कौन से थे, सिल्वर सल्फर डियाज़िन, सिल्वर नाइट्रेट, मैफिनाइट एसीटेट क्रीम और तो सीरियम नाइट्रेट आपको देखने को मिलता होता है। तो सिल्वर सल्फर डियाज़िन होती है, सूडोमोनास एरुजिनोसा और मर्सों को मार देती है, लेकिन न्यूट्रोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा देती है। इसके अलावा इसकी स्कार पेनिट्रेशन भी कम होती है। ओके, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट होती है, इसकी इफेक्टिवनेस सूडोमोनास एरुजिनोसा के लिए होती है, इसका पेनिट्रेशन भी रिलेटिवली कम होती है, लेकिन इसकी क्या डिसएडवांटेज होती है, ग्राम नेगेटिव रोड्स को कम टारगेट करती होती है, इसको आपको ड्रेसिंग को चेंज करना हर 2 से लेकर 4 घंटे के बाद। ओके, सही हो गया। और ये ब्लैक स्टेनिंग करवा देती है सारे फर्नीचर्स की जो कि पेशेंट को सराउंड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, सबको कम कर देगी, हाइपोनाट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्लोरीमिया, और ये मेथियोग्लोबिनीमिया भी करवा सकती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन G6PD डेफिशिएंसी। इसके बाद मैफिनाइट एसीटेट क्रीम होती है। ओके, इसका स्कार पेनिट्रेशन सबसे अच्छा होता है, मैफिनाइट का स्कार पेनिट्रेशन सबसे अच्छा होता है, ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम होता है, ओके, ग्राम नेगेटिव रॉड्स का, लेकिन ये मैफिनाइट क्या होता है, काफ़ी पेनफुल होती है। ओके, और दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती है, क्योंकि मैफिनाइट क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देती है। क्लियर? ओके, यानी ये H2CO3 की, ओके, कन्वर्जन को कम कर देती है। ओके, अच्छा, सीरियम नाइट्रेट की तरफ आ जाती है। सीरियम नाइट्रेट स्टीराइल स्कार बनाता होता है, इसके अलावा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकता है। तो सिल्वर सल्फर डियाज़िन, सिल्वर नाइट्रेट, मैफिनाइट एसीटेट और सीरियम नाइट्रेट पढ़ लिया। इसके बाद टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल पार्शियल एंड डीप बर्न्स। ओके, ठीक हो गया। इसमें जो ड्रेसिंग होती है वो ईजी अप्लाइबल होती है, नॉन पेनफुल होती है, सिंपल टू मैनेज होती है। अगर एक्यूट वुंड है तो आपने, और हेवीली कंटामिनेटेड है तो आपने जीएस से ठीक करना है, अगर क्रॉनिक है तो आपने सिल्वर सल्फर डियाज़िन की ड्रेसिंग देनी है 2 से लेकर 3 दिन पर, और हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग भी दे सकते हैं। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग हम मिक्स्ड डीप बर्न्स में देते होते हैं, इसको आपने 3 से लेकर 5 दिन पे आपने चेंज करना होता है। दूसरी ड्रेसिंग आ जाती है आपकी बायोलॉजिकल ड्रेसिंग होती है, सुपरफिशियल बर्न्स के लिए देते हैं, मिक्स्ड डेप्थ बर्न्स के लिए नहीं देते होते। गुड हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, और ये लाइक इसमें आप एमनियोटिक मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सही हो गया। तो अगर हम प्रिंसिपल्स बताऊँ, जो फुल थिकनेस होते हैं और जो डीप डर्मल बर्न्स होते हैं, इसमें आपको एंटीबैक्टीरियल ड्रेसिंग चाहिए होती है। जो सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं और उनके लिए आपको सिंपल ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती होती है। ओके, या मिक्स्ड डेप्थ बर्न्स है।
इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, ओके, एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ बर्न मैनेजमेंट। इसमें पेन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या देनी है, एनाल्जेसिया, पैरासिटामोल, एनसेड देनी होती है, आईवी ओपिएट्स देनी होती है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपने नहीं देने होते अगर बर्न 10% से ऊपर का हो गया, पावरफुल शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिया देने होते हैं। एनर्जी बैलेंस में है कि कब आपने न्यूट्रिशन देनी होती है, बच्चों में 10 और बड़ों में 15% को आपने रट्टा मार लेना है। अगर 15 से लेकर 20% का सरफेस एरिया इन्वॉल्व है तो आपने एनजी देनी होती है और फीडिंग आपने 6 घंटों में स्टार्ट कर देनी होती है, तो रिड्यूस गट म्यूकोजल डैमेज होता है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो सूडोमोनास या मर्सा हो सकता है तो उसके लिए आप बेसिट्रेसिन या नियोस्पोरिन आप दे सकते होते हैं, बाकी सिल्वर सल्फाडियाजिन या सिल्वर नाइट्रेट भी आप दे सकते होते हैं। ओके, इन्फेक्शन कब होगा, जब 30% का बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होगा। ओके, अब क्या साइंस होती है इन्फेक्शन के, जब टेम्परेचर बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसी भी बढ़ जाए, फिजियोथेरेपी वगैरह आपने करानी होती है। क्लियर। इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट आ जाते हैं। सर्जरी किसी भी बर्न्स में चाहिए होती है, सर्जरी आप किसी भी डीप पार्शियल थिकनेस बर्न में या फुल थिकनेस में, एक्सेप्ट दोस्त जो कि 4 सेंटीमीटर से कम होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी फॉर एक्यूट बर्न्स, तो एक्यूट बर्न्स में क्या होता है, आपने अर्ली एक्ससीजन करनी होती है। ओके, ओके, ठीक है। और अर्ली असेसमेंट करनी है 48 आवर के अंदर। ओके, जो डीप बर्न्स होते हैं वो इनिशियली अपीयर कर सकते हैं सुपरफिशियल के फॉर्म में। ओके, टेम्परेचर 36 से नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ओके, आपको कोगुलोपैथी वगैरह ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपने सबक्यूटेनियस एपिनेफ्रिन या टॉर्निकेट अप्लाई करने होते हैं, सीवीपी लाइन और आर्टीरियल लाइन डालनी होती है। ओके, मॉनिटरिंग के लिए। इसके बाद डीप, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। डीप डर्मल बर्न्स होती है। डीप डर्मल बर्न्स में क्या होती है, टेंडेंशियल शेविंग करनी है डीप डर्मिस की, जब तक ये ब्लीडिंग, पंक्टेड ब्लीडिंग आ जाए। फिर जो डिफेक्ट होता है आपने इसको क्लोज करना होता है स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट से, जिसमें कुछ लेते हैं पोर्शन डर्मिस का और टॉपिकल एड्रेलिन देते हैं। और स्किन की ग्राफ्टिंग कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, क्योंकि जब स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि उसको ज़ाया करवा देगा। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा हमारा फुल थिकनेस बर्न्स के बारे में आ जाते हैं। फुल थिकनेस बर्न में है कि इनमें आपकी फुल थिकनेस एक्ससीजन आपने करनी होती है। ओके, स्किन का कवर वगैरह अप्लाई करना होता है। स्किन का कवर क्या होगा, फुल थिकनेस ग्राफ्ट होगा परमानेंट पे। टेम्परेरी में क्या होगा, होमोग्राफ्ट ले सकते हैं, जीनोग्राफ्ट ले सकते हैं। होमोग्राफ्ट में एलोग्राफ्ट है, कैडावेरिक स्किन, और जीनोग्राफ्ट में पोर्काइन आ जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे क्या होगा, फ्लूइड बैलेंस को देखना है, एचपी को देखना होता है, लिम्फ को एलिवेट करना ताकि एडीमा कम से कम हो, फिजियोथेरेपी करनी होती है। लाइक अगर नी है तो उसको आपने सप्लिंट करना है, एक्सटेंशन के अंदर एक्सिला तो उसकी एब्डक्शन करनी होती है, हैंड्स की आपने मैक्सिमम स्ट्रेच वाली पोजीशन बनानी होती है और फिजियोथेरेपी करानी है अफेक्टेड जॉइंट की। क्लियर, ठीक हो गया। अ, इसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ हैंड है, तो ये सेफ स्प्लिंट पोजीशन होती है जिसमें आप रिस्ट को एक्सटेंड करते हैं 25 डिग्री पर। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इन सबको फ्लेक्स करते होते हैं, बस रिस्ट को एक्सटेंड करते होते हैं। 25 पर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को, 45 से लेकर 60 पर, प्रॉक्सिमल को 10 पे और डिस्टल को आप 5 पे करते हैं। ओके, क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे टाइप के बर्न्स हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वायर्स वाले हैं। ओके, ये बात रट्टा मार लेना कि जो हाई वोल्टेज वाली होती है मायोकार्डियम को डैमेज कर देती है, इसके अलावा मसल्स को डैमेज करेगी, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा, रीनल फेलियर मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से आएगा। दैट इज व्हाई आपने फ्लूइड रिससिटेशन करनी होती है, कार्डिक आउटपुट को 2 ml पर केजी पर आवर पे मेंटेन करना है। कि सीवियर एसिडोसिस हो सकता है, ओके, सीवियर इंजरी थ्रू द लिम्स ये आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो आपने इसमें ये करना होता है। ओके, बाकी केमिकल इंजरीज है, एसिड बर्न्स है, अल्कली बर्न्स है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, उसको आप देख लेना। ओके, और कोल्ड इंजरीज है जिसमें फ्रोस्ट निप है, फ्रोस्ट बाइट और नॉन फ्रीजिंग इंजरी वगैरह आ जाती होती है। ओके, जो माइल्ड फॉर्म होती है उसको फ्रोस्ट निप कहते होती है। ओके, ओके, जिसमें इनिशियल पेन, पैलर, नमनेस आपको देखने को मिलती है, इसमें रीवार्मिंग करनी होती है। फ्रोस्ट बाइट इसमें क्या होती है, ओके, इसमें जो हार्ड टिश्यू होता है वो हार्ड हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, वाइट हो जाता है, नम हो जाता है, लेकिन ओके वापस पेनेस वापस आ जाती होती है, तो इसमें रैपिड रीवार्मिंग करनी होती है जब तक पिंक कलर ना आ जाए, और ड्राई हीट को वाइट करना होता है, उस एरिया को रब भी नहीं करना होता। और जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है, ओके, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से जो कि माइक्रोवास्कुलर एंडोथेलियल डैमेज करा देगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेंच फुट, नॉन फ्रीजिंग इंजरी को बोलते हैं।